आए दोस्तों, शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी को। ठीक है, और इसमें हम शुरुआत करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। और ये चैप्टर नंबर 1 है। हम संपूर्ण हिस्ट्री पॉलिटी को कवर करेंगे, सभी सब्जेक्टों को कवर करेंगे, और ये पॉलिटी की पहली क्लास है। देखिए, भारत में ब्रिटिश 1608 में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और यहाँ पर व्यापार शुरू करते हैं। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। कब? 12 अगस्त 1765 को ये जो है मुग़ल, जो वहाँ का मुग़ल सम्राट था, उसके साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं। और संधि में कहते हैं कि हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा दे दीजिए, हम वहाँ से दीवानी लेंगे। ऐसा संधि लेते हैं जब वो बक्सर के युद्ध में हरा देते हैं। 1858 से 15 अगस्त 1947 तक प्रत्यक्ष रूप से भारतीय शासन जो था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1857 में ठीक उसके 100 साल बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। क्योंकि इससे पहले 1764 का बक्सर का युद्ध आता है, परंतु मैंने याद रखने के लिए 1757 के बाद डायरेक्ट 1857 कर दिया। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो अस्तित्व में आता है। आगे देख लेते हैं। अब हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड को 2 भागों में बांटा है, और कंपनी के शासन के रूप में, और माफ़ कीजिए, कम सम्राट के शासन के रूप में, जो कि 1858 से 1947 तक चला था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसमें क्या था? भाव एक था केंद्रीयता का भाव, यानी सेंट्रलाइजेशन था। इसमें सारी शक्तियाँ जो थी वो केंद्र में निहित कर दी गई थी। जैसे बंगाल का जो गवर्नर था उसके अधीन हो गया था कौन? मद्रास, और बम्बई का गवर्नर उसी के अधीन हो गया था। इसके पास 4 कार्य परिषद थी, 4 लोगों की। साथ ही अब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा था। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, और जिसके प्रथम न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। आगे बात करें, अगर कंपनी के अधिकारियों का जो निजी व्यापार था उसे बंद कर दिया गया था। साथ ही उनको रिश्वत या उपहार किसी प्रकार का लेना देना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। आगे अगर देखें हम, सीओडी की स्थापना हो गई थी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हो गई थी। और साथ ही राजस्व, नागरिक व सैन्य की जो रिपोर्ट थी वह ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था, कि कंपनी जो है अपने सभी राजस्व, नागरिक और जो सैन्य है उनकी रिपोर्टें जो है वो ब्रिटिश सरकार को दे, ऐसा कंपनी से कहा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर आता है 1783 का, 1773 का था, फिर 1781 का आता है संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये क्या था? कंपनी के कर्मचारी व गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था। यानी न्यायालय जो था इन लोगों पे ऊपर जो है, 1 सेकंड रुकिए, जावा करो। उसके बाद में जो है राजस्व संबंधी जो जुड़े मामले थे उनको सर्वोच्च न्यायालय नहीं देख सकता था। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय व काउंसिल हेतु नियम विनियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंदर कर दिया गया था। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है? द्वैध शासन आ जाता है कंपनी के अंदर, सीओडी और बीओसी के रूप में, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के रूप में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो व्यापारिक मामलों के देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए गठित की गई थी। साथ ही कंपनी के वाणिज्यिक और कार्य व्यापारिक कार्य से अलग कर दिए गए थे। नियंत्रण बोर्ड जो था वो राजस्व, सैन्य और नागरिक गतिविधियों का निरीक्षण करता था। आगे देखिए, अगर 1786 का अधिनियम जो आता है, ये जो है ये मुख्यतः लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए बनाया गया था। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय न मानने का अधिकार दिया गया। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी मिला था। आगे 1793 में यह अधिकार भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों को दे दिया गया। फिर आता है 1793 का चार्टर कानून। इसमें क्या होता है? गवर्नर जनरल को बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी पर और अधिक विस्तार दे दिया गया, और व्यापार का जो अधिकार था वह 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो सदस्य थे उनको भारतीय राजस्व से भुगतान दिया जाने लगा, यानी उनको जो वेतन वगैरह था वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा था। साथ ही कमांडर इन चीफ का जो था उसे गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य होना ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा जो है अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। और आगे आता है ये चार्टर कानून 1813। इसमें क्या होता है? एकाधिकार जो है व्यापार का वो समाप्त कर दिया गया था।
चीन के साथ व्यापार और चाय का जो है व्यापार छोड़कर भारत जो है वो कंपनी शासित क्षेत्र पर राजा की प्रभुता स्थापित कर दी गई थी। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई थी। साथ ही पश्चिमी शिक्षा का जो प्रसार थी उसकी व्यवस्था कर दी गई थी। आगे देखें तो स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर करारोपण का अधिकार दे दिया गया था, यानी जो लोकल गवर्नमेंट थी वो जो व्यक्ति होते थे वहाँ की प्रजाओं पर कर लगा सकती थी। फिर आता है 1833 का चार्टर कानून। इसको देखें तो इसमें क्या होता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगा। और पहला बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। मद्रास और बम्बई का जो विधायिका संबंधी शक्ति थी उसे समाप्त कर दिया गया था, यानी मद्रास और बम्बई अब कोई भी नियम कानून नहीं बना सकती थी। भारत के गवर्नर जनरल के पास जो है असीमित शक्तियाँ दे दी गई थी कानून नियम बनाने के। ईस्ट इंडिया कंपनी को का जो व्यापारिक निकास था उसे बंद कर दिया गया, यानी अलग कर दिया गया। साथ ही अब वह जो है पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बन गई थी। सिविल सेवा के आयोजन का प्रयास भी किया गया इस 1833 के चार्टर कानून के तहत। फिर आता है 1853 का चार्टर कानून। इसमें जो है गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्य दोनों को अलग किया गया। 6 लोग इसमें और जोड़े जाते हैं जब वह विधायी का यूज करता है। सिविल सेवकों की भर्ती की खुली प्रतियोगिता इसमें शुरू कर दी जाती है 1853 में। भारतीय नागरिकों की भर्ती हेतु 1854 में मैकाले समिति की व्यवस्था की गई। कंपनी के शासन का विस्तारित भारतीय क्षेत्र को राजशाही के तहत अधीन किया गया, उसके अधीन। और साथ ही आयु के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, मतलब आगे के लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई। 1853 के चार्टर अधिनियम में ये नहीं कहा गया कि अब हम नेक्स्ट 20 वर्ष के लिए फिर से ऐसा बढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई उसमें नहीं कहा गया। फिर आता है ताज का शासन 1858 से 1947 तक। भारत का सरकार अधिनियम 1858 आता है। इसमें भारत का शासन विक्टोरिया के अधीन चला जाता है। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा और लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय बनता है। भारत के सचिव का पद का सृजन होता है। साथ ही बीओसी और सीओडी को समाप्त कर दिया जाता है। फिर ये आज के क्लास में इतना ही, आगे देखते हैं फिर कल।